जब हम सेट्स वर्ड को पढ़ते हैं तो हमें किस तरह की फीलिंग आती है, ये हम सोचते हैं। सेट्स में हमें फीलिंग आती है कलेक्शंस की, ऑब्जेक्ट्स की, ग्रुप की। और अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज याद करते हैं तो हम इसे भूल जाते हैं। इसलिए जब भी कोई चीज मैथमेटिक्स में पढ़नी हो, इसमें इंटरेस्ट पैदा करना हो, एक लंबे समय तक याद रखनी हो, तो जो डेफिनेशंस हैं वो मोस्टली अपनी लैंग्वेज में बनानी चाहिए। और जो थिंग्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं या जो वर्ड्स हैं, उन्हें अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखना चाहिए। तो वो बातें हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। अभी जैसे हम कह रहे हैं कि सेट्स है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हमें वेल डिफाइन का ही नहीं पता है, ऑब्जेक्ट्स का नहीं पता है, कलेक्शन का नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, घर में हम देखते हैं जब कोई आता है तो कपों के सेट्स निकल जाते हैं। कब से हमें याद आता है? जब कोई मेहमान आता है तो नए कप सेट आता है, और उस सेट में हम देखते हैं, क्या चीज देखते हैं? हम यही देखते हैं कि सारे कप कैसे हैं? एक जैसे हैं। उनका डिजाइन कैसा है? तो एक जैसा है। उनकी प्रिंटिंग कैसी है? एक जैसी है। उनका मटेरियल कैसा होता है? एक जैसा होता है। और जबकि घर में हमारे पास पुराने कप भी होते हैं, अगर उन सब को मिक्स करके हमसे कहा जाए कि आप इसमें से अपने एक सेट को अलग करें, तो हम बड़ी आसानी से उसके डिजाइन को, उसके शेप को, उसकी प्रिंट को देख करके बड़े आसानी से उस सेट को अलग किया जा सकता है। यही वर्ड है वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड वर्ड की हम बात करते हैं, ये वही वर्ड है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख करके बड़ी आसानी से उन्हें सेट कर सकें अलग अलग। अब इसी तरह अगर हमारे पास 2-3 तरह के कपों के सेट मिक्स करके दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? उनके डिजाइन, उनके शेप, उनके कलर, उनकी पेंटिंग को देख करके पूरे 2-3 सेट, जितने भी हमारे पास सेट होंगे, सबको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और जब हम उनको अलग कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम अलग करते हैं, वो वर्ड मीनिंग कहां से निकलता है? वेल डिफाइंड से ही निकलता है। इसी को कहते हैं हम वेल डिफाइंड। जहां हम सेपरेट कर सकें, अलग अलग कर सकें, आसानी से कर सकें, यही हमारा वेल डिफाइंड है। ऐसे हमारे घर में यूज होते हैं ग्लासेस। ग्लासेस के भी सेट्स होते हैं। अब उन सेट्स को भी हम देख करके ग्लासेस के बेसिस पे, उनके पॉलिश के बेसिस पे, उनकी शेप के बेसिस पे, उनके मटेरियल के बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम शादी भी अटेंड करते हैं, वहां भी हम सुनते हैं कि सोफा सेट है। सोफा सेट सुनकर हमें क्या आता है? बैठने की चेयर्स होंगी, टेबल होगी। उसमें भी हम क्या चीज देखते हैं? उन सभी चेयर्स की पॉलिश भी सेम होती है। जो उनमें लकड़ी यूज करते हैं, जो वुड होती है, वो भी कैसी होती है? सेम टाइप की होती है। जो उन पे बैठने की गद्दियां होती है, वो भी कैसी होती हैं? सेम टाइप की होती है। और टेबल भी क्या करती है कि मैच करती है चेयर से। तो तब हम कहते हैं वो एक सेट है, अदरवाइज इट इज नॉट ए सेट। अगर इसमें किसी भी चेयर या टेबल के कलर अलग हो, पॉलिश डिफरेंट हो, और सबकी बैठने की गद्दियां भी अलग अलग हो, तो इट इज नॉट ए सेट। तब हम उसे कहते हैं कि ये सेट नहीं है। तो सेट्स का अब हम थोड़ा सा, हमें पता चला कि ये वेल डिफाइंड वर्ड क्या है। वेल डिफाइंड, जब हम किसी बात को कहते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सबके सेम आते हैं, तभी हम कहते हैं कि इट इज ए सेट। और अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएं, तब हम कहते हैं कि इट इज नॉट ए सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं पूरे वर्ष में महीनों के नाम। अब अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो सभी बताएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सभी को याद है। सेम बताएंगे तो हम कहेंगे इट इज ए सेट। और इस सेट को हम क्या कहेंगे? द सेट ऑफ नेम ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर। और दूसरी अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट क्रिकेटर, अब ये डिफरेंट डिफरेंट व्यू से हम देखते हैं, सोचते हैं,
तो किसी के लिए क्या है, महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट क्रिकेटर है, किसी के लिए वीरेंद्र सहवाग है, और किसी के लिए वीरेंद्र सहवाग है। तो सभी के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। ऐसे हम कहते हैं कि इट इज नॉट ए सेट, जहां पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ जाए, डिफरेंट हो। अब हम कहते हैं कि सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है। अब सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस कौन सा होगा, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते होंगे। और डरने की बात यह है कि कोई शेर से डरता है, आज तक शेर देखा नहीं है, फिर भी शेर से डर रहे हैं। नाम ही सुना है कि शेर बड़ा खतरनाक होता है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि चूहे से डर जाए, कोई ऐसा भी हो सकता है जो छिपकली से डर जाए। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जिससे हमें डर लगता है वही हमारे लिए डेंजरस होगा। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए सेट। अगर हम सेट के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमें इजी वे में याद रहता है, हम उस टाइप से याद रखते हैं। ये एक फैमिली है अमित कुमार जी की, ये उनकी मिसेस है सविता देवी, ये इनके बेटे हैं राजकुमार, और ये उनकी बेटी है विनीता। इसी तरह से हम अपनी फैमिली को भी सेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कि अमित कुमार जी की फैमिली में के मेंबर कौन कौन हैं, तो एक तो खुद कौन से होंगे, अमित कुमार जी होंगे, दूसरे सविता देवी होंगी, तीसरे अपने राजकुमार जी होंगे, और नेक्स्ट विनीता। ये क्या है, मेंबर्स हैं किसके, फैमिली के। किसकी फैमिली के, अमित कुमार जी की फैमिली के। आप भी अपने फादर्स के नाम से लिख सकते हैं, अपनी फैमिली के नाम लिख सकते हैं। और सबसे पहले मैं तो ये कहता हूं कि यही सेट बनाना चाहिए जो हमें याद रखता है। ये सभी क्या है, मेंबर्स हैं किसके, फैमिली के। किसकी फैमिली के, अमित कुमार जी की फैमिली के। अब हम बात करते हैं कि सेट की रिप्रेजेंटेशन। सेट को जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए, बी, सी, एक्स, वाई और जेड। जब हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं, मेंबर्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सेट ए क्या है, ए, एस, आर और वी। ये क्या है, मेंबर्स हैं किस सेट के, ए के। अब हम कहते हैं कि A belongs to set A, S belongs to set A, R belongs to set A, V belongs to set A। बट जब हम बात करते हैं कि T does not belongs to set A, अगर जो इस सेट से बिलोंग करता है, जो इस सेट के मेंबर हैं, जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं। मेंबर्स को हम मैथमेटिकल्स में क्या कहते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स हैं किसके, सेट ए के। तो अगर इसके अंदर आते हैं तो हम कहते हैं कि बिलोंग्स टू ए, और अंदर नहीं आते हैं तो हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अभी हमने सेट को लिखा, सेट ए, एस, आर, वी। अब इसी सेट को अगर हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, X is a member of अमित कुमार फैमिली। अब सेट को हमने दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया है। पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। पहले तरीके को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और सेकंड को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हमने सेट ए को रिप्रेजेंट किया किससे, रोस्टर फॉर्म से, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। हमने एलिमेंट्स को क्या किया, एक लिस्ट बनाई,
और लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, सबके बीच में कोमा लगा लगा करके सेपरेट कर दिया, और लास्ट में हमने क्या किया, एनक्लोज किया किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। इसी से हम इसकी डेफिनेशन भी बना लेते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब बात करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया, हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया है, किसका, सेट के, और वो एलिमेंट्स इसमें आते हैं जो सेट के अंदर वाले एलिमेंट ही इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बाहर से कोई भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इसलिए हम कहते हैं इसको, हाउ टू रीड इट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट X is a member of अमित कुमार फैमिली। ये एक प्रॉपर्टी हो गई हमारी कि हम केवल इनकी फैमिली की बात कर रहे हैं, और केवल इस सेट में कौन से आएंगे, कौन से मेंबर्स आएंगे, जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो इस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं वो इस सेट के अंदर आ ही नहीं सकते। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या किया, हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया, किसकी, सेट के एलिमेंट्स की, और उस प्रॉपर्टी का यूज किया है जो सेट के एलिमेंट ही रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आउटसाइड से कोई भी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट ना करे। तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो we have used the property of the elements which is possessed by the element of the set, but no outer element represent that property। लिख भी सकते हैं, और जिस तरह से हम यूज करते हैं उसी को अपनी लैंग्वेज में बना लेते हैं। अभी हमने लिखा कि B एक सेट है, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हमारे एलिमेंट्स आते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। किससे रिप्रेजेंट किया हमने, रोस्टर फॉर्म से, टेबुलर फॉर्म से, लिस्टेड किया, सेपरेट किया किससे, कोमा से, और एनक्लोज कर दिया किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। और इसी को अगर हम लिखना चाहें किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम क्या लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज सी ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब हमको इसको भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म में अगर हम सेट को रिप्रेजेंट करें तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं, और कहां तक लेने हमें, लेस देन 7। तो इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सभी को लिस्टेड, सेपरेटेड बाय कोमा एंड एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। इसी को अगर हम सेट बिल्डर की फॉर्म कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो हम दोनों फॉर्मेट में सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में। कोई सेट अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है
तो उससे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे थोड़ा बेसिक क्लियर हो। जैसे अभी हमने लिया है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स एंड द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जब हम फर्स्ट की बात करते हैं तो ए में, अब हम मैथमेटिक्स वर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले है एम, फिर ए, टी, एच, ई, और फिर से हमारा रिपीट होके क्या आया, एम। तो हम रिपीटेड लेटर को दोबारा नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं, अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको केवल एक बार लिखते हैं। और फिर इससे आगे हम कहते हैं ए, ये भी रिपीट है तो इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद टी, टी भी रिपीटेड है उसको भी छोड़ेंगे। और फिर क्या आया, आई, सी और एस। ऐसे हम बेटर को देखते हैं। जब हम बेटर की बात करते हैं तो बी, ई, टी, डबल टी है तो टी को एक बार ही यूज करेंगे। ऐसे ई भी रिपीटेड है तो वी राइट ओनली वंस एंड आफ्टर दैट आर। इस तरह से अगर कोई लेटर या एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो उसे हम केवल एक बार ही लिखते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि सेट ए जो है वो कितना है, 2, 4, 8, 16, 32। किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में। ऐसी सेकंड है बी, 1, 4, 9 एंड 100। किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं दोनों, रोस्टर फॉर्म। अब हमसे कहा जाए कि इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो फर्स्ट को अगर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। अब अगर हम बेस की बात करते हैं तो सभी का बेस कैसा है, सेम है। चेंजेस कहां में हो रहे हैं, पावर्स में, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस सेट को जब हम लिखते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट A इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 2 to the power n। जहां चेंजेस होंगे केवल वहां n को यूज करेंगे। और n क्या है, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है। एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये हमारी कौन सी फॉर्मेट होगी इसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसी जब हम सेट B की बात करते हैं तो इसे भी हम ध्यान से देखते हैं। पहला क्या है, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और इसी तरह लास्ट में हमारा क्या होगा, 10 स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पावर में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस किस में है, बेस में है। और बेस को भी अगर हम ध्यान से पढ़कर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाते हैं। और ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम इसको लिखते हैं कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू, अब की बार n को कहां पर यूज करेंगे, बेस में, पावर तो सेम है। तो n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n, कैप नेचुरल नंबर है। एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे, किसका, रोस्टर फॉर्म। दो एग्जांपल और लेते हैं। किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ है x सच दैट x इज एन इंटीजर
-1/2 less than x less than 9/2, and second is set of all x such that x is an integer and x square less than equals to 4। यहाँ थोड़ा सा हम डिफरेंस करते हैं, यहाँ इंटीजर लिखा हुआ है, यहाँ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हमें इंटीजर यूज करना है और कहाँ हमें नेचुरल नंबर यूज करना है। जैसे हम इसकी बात की थी कि 2 की पावर 1 2 3 4 5, चेंजेस किस में थे? पावर्स में थे। 1 2 3 4 5 क्या थे? नेचुरल नंबर्स थे। तो हम यही चीज यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कि n बिलोंग्स टू n, n एक नेचुरल नंबर है भाई, ये तो पूरा है, 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा, चेंजेस किस में? n, तो n को हमें शो करना होता है कि n क्या है आपका, n बिलोंग्स टू n, और n की वैल्यू भी कहां तक है? लेस देन 5। जब नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमेशा कहां से? 1 से, और हम कहां तक ले सकते हैं? 5 तक, 5 या फिर इससे छोटे, और इससे छोटे नेचुरल नंबर डेफिनेटली यही होते हैं 1 2 3 4 5। सेकंड में भी हम वही बात करते हैं कि n स्क्वायर, अब पावर 2 तो कांस्टेंट नंबर है, उसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, चेंजेस किस में होगा? n में, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता है कि ये क्या चीज है आपके पास, ये एक नेचुरल नंबर है, तो हम शो करते हैं कि n बिलोंग्स टू n, n एक नेचुरल नंबर है और n लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि हम कहां से कहां तक यूज कर रहे हैं? 10 तक यूज कर रहे हैं, तो n क्या हो सकता है? 1 से लेकर के 10 तक हो सकता है। यही बात हम यहां करते हैं कि x इज एन इंटीजर और -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, हमें -1/2 से लेकर के 9/2 तक के सारे नंबर्स को देखना है। इसके बाद में इसके बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं? जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? इंटीजर की बात करते हैं तो हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और हम कहते हैं कि -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर हमसे पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं तो हम कहेंगे कोई इंटीजर नहीं होता है, 0 इंटीजर्स होते हैं 1 और 2 के बीच में। 2 और 3 के बीच में कितने होते हैं? 0। क्यों? क्योंकि 1 के बाद जो इंटीजर आता है वो 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है। अगर इनके बीच में कुछ है तो 1 और 2 के बीच में है 3/2, और 3/2 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, इंटीजर तक रेशनल नंबर नहीं होते। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो 1 के बाद क्या होगा? 2 ही आता है। इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता। नेचुरल नंबर में अगर हम बात करें तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, 1 के बाद सिर्फ 2 ही होता है, 2 के बाद 3 होता है। ऐसे हम होल नंबर की बात करें तो भी वही बात है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3। लेकिन जैसे ही हम रेशनल नंबर्स में जाते हैं जिसे हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां हमने बात की थी इंटीजर्स की, तो रेशनल नंबर की हम बात करते हैं तो ये वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्मेट में हो, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z हो, इंटीजर हो, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर के बाद ही स्टार्ट होते हैं, इससे पहले कोई रेशनल नंबर नहीं होता। तो जब हम यहां बात करेंगे किसकी? इंटीजर्स की, तो हम देखते हैं कि -1/2 जो हमने लिया है, -1/2 के बाद अगर कोई सा इंटीजर होता है तो वो होता है 0, फिर 1 2 3 और 4। 9/2 को अगर हम पॉइंट में डिफाइन करते हैं तो कितना आता है? 4.5। इससे आगे और कोई नहीं होता। जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो ये तो इंटीजर्स है नहीं, ना तो -1/2 है और ना ही 9/2 है। तो इंटीजर्स कौन कौन से हुए इसके बीच में? 0 1 2 3 4। तो हम केवल उन्हीं को लिखेंगे सेट ए में, 0 1 2 3 4।
अब हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि -1/2 दे रखा है, यहाँ हम केवल लिख रहे हैं 0 1 2 3 4। हमें पता है कि -1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। 9/2 भी क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये होता है माइनस का 0.5 और ये होता है 4.5। अब अगर इनके बीच में हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स अपने कहाँ है, ये -1 और यहाँ 3 4 और 4 के बाद क्या आता है 5 ही होगा। तो 5 तो अपना यूज करना नहीं है हमें, कहाँ 4.5 तक रेंज दी है हमारी और इधर कितनी है -0.5। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे केवल ये इंटीजर्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, इसके बीच में आते हैं, तो हम केवल उन्हीं इंटीजर्स का यूज करेंगे। सेकंड की बात करते हैं सेट की, बी सेट ऑफ ऑल x इज एन इंटीजर x² लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका मीनिंग क्या होता है, x² लेस देन इक्वल्स टू 4 और इंटीजर है ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर क्या हो 4 या 4 से छोटा हो। और ऐसे कौन से इंटीजर हो सकते हैं, जरा इंटीजर हमने लिख रखे हैं, यहां से हम देख सकते हैं। देखें भाई, -3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना होता है 9 और हमें कहां से केवल 4 चाहिए, 9 चाहिए। -2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4 अपने सेट के अंदर है। -1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1 सेट के अंदर है। 0 का 0 यस, 1 स्क्वायर यस, 2 स्क्वायर 4 यस, बट 3 स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है। अब x स्क्वायर क्या, अगर हम x इक्वल्स टू 3 ले या फिर -3 ले और x स्क्वायर करके देखते हैं तो हमारा कितना आता है 9 और हमें क्या चाहिए कि x स्क्वायर या तो बराबर हो या फिर छोटा हो किससे 4 से। तो ये हमारी दी हुई कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो हम क्या कहेंगे कि 3 इस सेट के अंदर नहीं हो सकता, -3 भी नहीं हो सकता क्योंकि -3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9 ही होगा। और दी गई कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर जो भी इंटीजर्स आप ले उनका स्क्वायर क्या होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कौन से अपने इंटीजर्स बचे, फिर ये बचते हैं -2 से लेके +2 तक। तो इस सेट में जो हमारे होंगे वो -2 -1 0 1 एंड 2। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट जिसे हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी वर्ड से ही हमें पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या है, खाली। जब हम एम्प्टी सेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं खाली सेट की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं ए कप विदाउट टी, ए कप विदाउट टी मीन्स खाली कप। ए ग्लास विदाउट वाटर, हम किसकी बात करते हैं, खाली गिलास की बात करते हैं। ए क्लास विदाउट स्टूडेंट्स, किसकी बात करते हैं, खाली क्लास की बात करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अपनी लैंग्वेज में इसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं और यहां से ही सोच सकते हैं, इफ ए सेट हैविंग नो एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अदरवाइज if a set is containing no element then it is called empty set. एग्जाम्पल की बात करते हैं, a set or represented by the phi और this sign। एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से करेंगे या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे तो हम कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, लेकिन इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऐसे कहीं लिख देते हैं तो ये अपना रॉन्ग है, ये कोई सेट नहीं होता। या हमारा ऐसे भी कहीं लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज नॉट ए एम्प्टी सेट, इट हैविंग ए वन एलिमेंट एंड दैट इज 0।
तो ये भी रॉन्ग होगा। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम करली ब्रैकेट से करते हैं और इसके बीच में हम कुछ नहीं लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number, x greater than 8 and x less than 6। अब हमें ऐसा एक नेचुरल नंबर ढूंढना हो जो 8 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 6 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो? तो इट इज नॉट पॉसिबल। देन हम कहते हैं कि इट इज ए एम्प्टी सेट और इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड एग्जांपल की हम बात करते हैं। x is an even prime number greater than 2। अब अगर हम इवन प्राइम नंबर की बात करते हैं तो उसमें केवल एक ही नंबर आता है और वो भी क्या होता है? 2 होता है। और हम कह रहे हैं कि x क्या है? इवन प्राइम नंबर है, किससे बड़ा? 2 से, और ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सेट भी हमारा क्या होगा? एम्प्टी सेट होता है और हम इसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 2 इज सिंगल टोन सेट। अब इसका नाम देखें ध्यान से, सिंगल। सिंगल का मीन्स क्या होता है? अकेला। तो ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम कहेंगे सिंगल टोन सेट। तो ए सेट विच हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। एग्जांपल की हम बात करते हैं तो ए है और एलिमेंट कितना? ए, तो इट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। सेट बी इज 2, सिंगल टोन सेट। इसको तो हम किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x is an even prime number। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनाइट। नाम को अगर ध्यान से पढ़े तो कहते हैं फाइनाइट, डेफिनिट, निश्चित, फिक्स, काउंटेबल। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकें, उसी को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। सबसे अच्छी तो यही है, इफ ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सेट कैसा है? फाइनाइट सेट, काउंटेबल है, काउंटेबल है। और भी हम बना सकते हैं, सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं? काउंटेबल है, तो हम कहेंगे इट इज ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। फिर नाम की बात करते हैं हम। नाम एक बहुत बड़ी पहचान होती है, हर एक अपनी अलग पहचान बनाता है। ऐसे ही जब हम यहां नाम की बात करते हैं टाइप ऑफ सेट में, तो यहां भी नाम से ही हमको सब कुछ पता चलता जा रहा है। एम्प्टी खाली, सिंगल अकेला, फाइनाइट डेफिनिट फिक्स निश्चित काउंटेबल, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, indefinite। The set of stars in the sky कैसा है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 और कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट ही सेट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? अनकाउंटेबल है, डेफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को ही हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन की हम बात करते हैं, इफ ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट।
ओके। आज हमने शुरुआत की है सेट्स की, और जो आज हमने वीडियो तैयार की है इसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम है आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, तो फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके।